हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक अच्छे होंगे। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो गाइस, हम लोग आज आ गए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9 केमिस्ट्री पार्ट 3 लेकर के। और पीछे दो पार्ट्स हमारे अपलोडेड हो चुके हैं, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही अमेजिंगली इतने अच्छे से, बहुत बढ़िया से हमने क्या क्या पढ़ा। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा, ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ा, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख चुका है। अगेन इसके बाद हमें क्या देखना है गाइस, हमें देखना है इसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल क्या है एटम का। एक्सपेरिमेंट तो हमने देख लिया। इसके बाद हमें रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम देखना है। और उसके बाद हमें देखना है कि ड्रॉबैक क्या थे उनके, उन्होंने ऐसा क्या कह दिया अपने एक्सपेरिमेंट में जिसके कारण कि उनका जो मॉडल था वो फेल हो गया। ठीक है, तो ये दो चीज़ें देखनी है। और इसके बाद हमें ये देखना है कि बोहर बोहर ने स्टेबिलिटी, उनके जो ड्रॉबैक था उसको कैसे फिर से रिटेन किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना एक अलग एक्सपेरिमेंट, अलग एक एक्सप्लेनेशन दिया स्टेबिलिटी का। फिर उसके बाद उसी के हिसाब से उन्होंने अपना एटम का स्ट्रक्चर मॉडल बना करके बताया। तो हमें मॉडल आज नहीं देखना, हमें उनका एक्सप्लेनेशन आज देखना है। तो ये तीन चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। तो गाइज चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो आप फटाफट से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और अपने जो कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें सेंड कीजिए। ठीक है, तो चलिए गाइज हम लोग देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड का जो मॉडल था एटम का वो क्या था। तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि रदरफोर्ड वो पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या बताया कि न्यूक्लियस है। उन्होंने न्यूक्लियस की खोज किसने की, हम बोल सकते हैं रदरफोर्ड ने की। ठीक है, तो रदरफोर्ड वो पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या दिया, न्यूक्लियस का, एक एटम का न्यूक्लियर मॉडल दिया जिसके पास एक न्यूक्लियस होगा। ठीक है, हमें ये समझनी है। तो देखिए, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में रदरफोर्ड गेव अ न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। उन्होंने क्या दिया, न्यूक्लियर। उन्होंने क्या बताया कि जो एटम है उसके पास क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा। जैसे अगर हम कोई एटम बनाने की कोशिश करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एटम, ये उसके ऑर्बिट हो गए। और यहाँ पे हमें उसके लिए क्या बनाना होगा, न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा क्या बनाना पड़ेगा, न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या क्या होंगे, उसके सराउंडिंग में मूवमेंट करते होंगे। इलेक्ट्रॉन होंगे जो क्या करेंगे, सराउंडिंग मूवमेंट करते होंगे। ठीक है, ये होंगे इलेक्ट्रॉन्स जो कि क्या करेंगे, सराउंडिंग मूवमेंट करेंगे इस तरह से। तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बता दिया है क्या, कि एटम का बहुत सारा हिस्सा क्या होता है, खाली होता है। तो हमें यहाँ पे दिख भी रहा है जहाँ से अल्फा पार्टिकल ट्रैवल कर जा रहे थे। ठीक है, तो अगर न्यूक्लियस की बात इन्होंने की है, न्यूक्लियस की बात की है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये समझनी है कि न्यूक्लियस क्या, न्यूक्लियस में क्या होगा। तो न्यूक्लियस में हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव। न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। ऐसा क्यों, हमने न्यूक्लियस को पॉजिटिवली चार्ज क्यों कहा, क्योंकि न्यूक्लियस जो है उसके पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। न्यूक्लियस के पास क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये चीज़ समझना है, उनके पास क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन तो हमारे पास न्यूट्रल चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस हमारे पास कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़ अगर इसके बाद हम लोग बात करें, सब बता देते हैं। इसके बाद हम बात करें तो पॉजिटिवली चार्ज है न्यूक्लियस हमारे पास। ठीक है, और डेंस है। डेंस है क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल को क्या कर दे रहा था, उसी पाथ पे, अगर उससे टकराने के बाद अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा था, डायरेक्ट। तो ये हम लोग देख चुके हैं। अगेन हमने क्या बोला कि बहुत ही छोटा है। ठीक है, क्या है, बहुत ही छोटा। हमने देखा था कि कितना छोटा होता है, कि अप्रॉक्स जो हमारे पास जो एटम की साइज होती है उससे क्या हो जाएगा, 10 to 5 टाइम्स, 10 to the power 5 टाइम्स स्मॉलर देन, 10 to the power 5 टाइम्स स्मॉलर देन एटम के जो मेन साइज होगा उससे इतना टाइम छोटा होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या है, बहुत ही छोटा है। तो न्यूक्लियस की तीन प्रॉपर्टीज हम लोगों ने क्या क्या देखी, न्यूक्लियस की तीन प्रॉपर्टीज हम लोगों ने यहाँ पे देखी अभी अभी।
वो क्या थी, सबसे पहली की पॉजिटिवली चार्ज, डेंस एंड स्मॉल बहुत ही छोटा होगा। ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने देख ली। तो रदरफोर्ड का मॉडल देखिए इसी के हिसाब से है। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहली चीज़ तो न्यूक्लियस के बारे में हो गई। अभी दूसरी चीज़ क्या बताती है कि इलेक्ट्रॉन सराउंड्स द न्यूक्लियर। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो न्यूक्लियस को सराउंड करेंगे, घेरेंगे, ठीक है, चारों तरफ होंगे, एंड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ एट वेरी हाई स्पीड। और बहुत ही इस चीज़ को अंडरलाइन करना है कि एट वेरी हाई स्पीड, एट वेरी हाई स्पीड न्यूक्लियस सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, ये रिवॉल्व करेगा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ आगे जा करके बन जाएगी कि इलेक्ट्रॉन जो है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो हमारे पास ये न्यूक्लियस हो गया छोटा सा, ठीक है, और उसके बाद अभी अभी हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस के बाद ये ऑर्बिट, इस ऑर्बिट पे क्या करेगा, इस ऑर्बिट के ऊपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ठीक है। ये हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट हो गया, जिसके ऊपर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे इस ऑर्बिट के ऊपर, ठीक है। तो ये इस ऑर्बिट के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो देखिए सर्कुलर पाथ आल्सो कॉल्ड ऑर्बिट। तो ये जो सर्कुलर पाथ हमने पीछे बनाया था, अभी यहाँ पे बनाया, वो सर्कुलर पाथ को हम क्या कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। अगेन इसके बाद देखते हैं तीसरी चीज़ क्या कहती है। तीसरी चीज़ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन हेल्ड द एटम टुगेदर। मतलब कि समझिए ज़रा कि अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस कैसा है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव। हमने पढ़ा है कि अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये दोनों चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन, और उसके सराउंडिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिसके कारण क्या हो गया कि एटम जो है, एक इन दोनों ने क्या किया है, एटम को बना रखा है, एक दोनों एक दूसरे को पकड़ करके रखे पड़े हैं, ठीक है। एक चीज़ ये समझनी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन हेल्ड द एटम टुगेदर। बहुत बढ़िया। इसके बाद इस पॉइंट के बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हम देखेंगे कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये चीज़ें हमने पहले भी देख चुकी हैं कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल। ये हमने देखा है कि एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम क्या होंगे, इक्वल होंगे। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है, ये हमने पढ़ा है। अगेन इसके बाद मोस्ट ऑफ द एटम इज हैव एम्प्टी स्पेस, जो कि हमने इसके एक्सपेरिमेंट से देखा था, ठीक है, कि बहुत सारा जो स्पेस है वो बिटवीन एटम वो क्या है, एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये न्यूट्रॉन है, सॉरी ये हमारे पास न्यूक्लियस है, जहाँ पे हमको क्या मिलेंगे, इस न्यूक्लियस के पास हमको क्या मिलेगा, इस न्यूक्लियस में हमको, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके स्ट्रक्चर से ही हमको दिख रहा है कि ये किसका स्ट्रक्चर हो सकता है, हाइड्रोजन का। किसका, हाइड्रोजन का, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जब एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है कि ये हाइड्रोजन। अगेन यहाँ पे देखिए दो इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हीलियम है। तो हम अगर इसके न्यूक्लियस में बात करें तो इसके न्यूक्लियस में हमको क्या मिलेंगे, इसके न्यूक्लियस में हमको मिलेंगे दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन ठीक है। और इसके पास क्या है, दो इलेक्ट्रॉन, तो दो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। इतनी चीज़ें हमको इसके न्यूक्लियस मिलेंगी। इसके न्यूक्लियस में हमको क्या मिलेगी, केवल एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या, मोस्ट ऑफ द एटम इज हैव एम्प्टी स्पेस, ये 5 चीज़ें पता चली। तो ड्रॉबैक क्या है, रदरफोर्ड मॉडल एटम का जो ड्रॉबैक है वो क्या है, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि देखिए, इन्होंने बताया इनके अपने मॉडल में कि न्यूक्लियस होगा जो कि सेंटर में बहुत छोटा सा लोकेटेड होगा, उसके अराउंड क्या होगा, एक सर्कुलर ऑर्बिट होगा, और इस ऑर्बिट पे ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे जो क्या करेंगे, इस ऑर्बिट पे रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। ये स्ट्रक्चर किसने दिया, रदरफोर्ड ने। तो अब इसका ड्रॉबैक क्या था, इन्होंने गलत क्या बता दिया, देखिए गलत इन्होंने ये बता दिया, जरा समझिए। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है, वो कहता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख रखा है, ठीक है। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख रखा है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमने मान लिया ये हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है।
तो ये इलेक्ट्रॉन जो कि एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, या फिर हमने क्या ले लिया, एक मिनट, हमने यहाँ पे एक क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियस, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब जरा समझिए, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, तो ये इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये चार्ज पार्टिकल है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सलरेट करती है, क्या करती है, एक्सलरेट करती है, तो वो अपने एनर्जी को क्या करेगी, लॉस करेगी, ठीक है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल, क्या बोलता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल हमने लिया है, ठीक है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल लिया और उसके अंदर हमको क्या दिख रहा है, एक्सलरेशन दिख रहा है, एक्सलरेशन दिख रहा है, तो इसका मतलब कि वो क्या करेगी, लॉस ऑफ एनर्जी करेगी, क्या करेगी, लॉस ऑफ एनर्जी करेगी। ये पक्की सी चीज़ है। ये कौन बोलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बोलती है। क्या बोलती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं और वो एक्सलरेटेड मोशन कर रहा है, एक्सलरेटेड मतलब मोशन का मतलब तो समझ रहे हैं कि डायरेक्शन चेंज हो, स्पीड चेंज हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सलरेटेड मोशन, लॉस ऑफ एनर्जी करेगा। अगर एक्सलरेटेड मोशन में कोई भी चार्ज पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है तो इसका मतलब वो लॉस ऑफ एनर्जी करेगा। अब जरा हम समझते हैं इस चीज़ को, देखिए तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है, ये एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, क्यों, क्योंकि अगर ये हाई स्पीड से सर्कुलर ऑर्बिट पे घूम रहा है, मतलब कि अगर हमने इस पॉइंट पे इस इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को देखा तो इसका डायरेक्शन इधर था, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ था। अगर हमने इसी इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को इस पॉइंट पे देखा तो ये किधर के लिए मूवमेंट कर रहा है, सॉरी, ये किधर के लिए मूवमेंट कर रहा है, इधर, इधर इस डायरेक्शन के लिए, ठीक है। अगर हमने इसी इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, इस पॉइंट पे देख रहे हैं, ठीक है, तो हमको इसका क्या दिखेगा डायरेक्शन, ये इधर इस तरफ, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अगर किसी सर्कुलर पाथ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो मतलब हम उसके मोशन को क्या मानते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप लोग को पढ़ाया गया होगा। आपके फिजिक्स के टीचर से आप कंसल्ट कीजिए, वो इस चीज़ को बताएंगे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट कर रही हो, ठीक है, विद अ फिक्स स्पीड भी अगर कर रही हो, तो हम क्योंकि उसके डायरेक्शन में कंटिन्यूसली चेंज आ रहा है तो उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन मानते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्या कर रही है, एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो भैया ये तो तय हो गया कि लॉस ऑफ एनर्जी करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस ऑफ एनर्जी करेगा। तो जब इस इलेक्ट्रॉन ने लॉस ऑफ एनर्जी किया, नंबर ऑफ, देखिए जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन बराबर था, ठीक है, लेकिन जब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन घटने लगा तो प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा तेजी से खींचेगा। तो ये जो इसका जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, इसका रेडियस श्रिंक नहीं कर जाएगा। जरा खुद से सोचिए, इसका रेडियस श्रिंक नहीं कर जाएगा क्या, अब ये रेडियस इतने पे, ये इतने पे नहीं आ जाएगा, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे अब हमको क्या दिखेगा, ये इलेक्ट्रॉन अब हमको कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अब हमको यहाँ पे दिखेगा। अगेन ऐसे ही फिर से ये एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, लॉस ऑफ, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर और इधर खिंचता चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पूरे न्यूक्लियस की, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इसी तरह ऐसे रिवॉल्व करते 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 इसी न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, जाकर के कोलैप्स कर जाएगा। तो ये एटम ही क्या कर गया, पूरा का पूरा खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ हो नहीं रही, इस चीज़ को जरा समझिए, ऐसा कुछ हो नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन जो रदरफोर्ड ने बताया उस मॉडल के हिसाब से ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है। उन्होंने जो बात की कि एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से क्या हो गया, ये जो हमारे पास आया वो स्ट्रक्चर, वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं आया। तो देखिए, इट डज नॉट एक्सप्लेन, ड्रॉबैक क्या था,
ड्रॉबैक में यही है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, वो स्टेबल एक स्ट्रक्चर नहीं दे पाए, सबसे बड़ी बात ये है। तो दूसरी चीज़, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ द फिजिक्स, देखिए यहाँ पे थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ द फिजिक्स, पार्टिकल अंडरगोइंग एक्सेलरेटेड मोशन देन इट मस्ट रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूसली। जो मैंने पीछे बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स के हिसाब से कोई पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो वो क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा कंटिन्यूसली। तो अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट कर रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली रेडिएट कर रहा है तो न्यूक्लियस, तो इसकी एनर्जी कम होती गई, तो न्यूक्लियस की तरफ ये, न्यूक्लियस इसको इजीली क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते 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 इसी न्यूक्लियस में क्या हो जाए, कोलैप्स कर जाएगा। तो ये एटम ही क्या हो गया, ये एटम ही खत्म हो गया पूरी तरीके से, ठीक है, इस चीज को समझिए, ठीक है। देखिए जैसे ये है, ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करते 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 कहाँ पे चला गया, इसी न्यूक्लियस में जाकर के कोलैप्स कर गया, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा, अगर ऐसा होता तो ये यूनिवर्स ही नहीं होता, ठीक है। अगर अगर ऐसा होता तो इस थ्योरी के हिसाब से हम जो चीज़ें देख पा रहे हैं वो होती ही नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें कोलैप्स कर जाती, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या कर गया, गलत हो गया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर गलत हो गया। अच्छा, एक बहुत इजीली सवाल आता है कि सबके मन में कि सर ये स्ट्रक्चर कहाँ से आया, तो उन्होंने सोलर सिस्टम से क्या किया, इस चीज़ को कनेक्ट किया, ठीक है। उन्होंने बोला जैसे सोलर सिस्टम में न्यूक्लियस सन बीच में होता है और उसके बाद जो एक सर्कुलर या इलिप्टिकल ऑर्बिट पे सारे ग्रह जैसे रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उनको कॉन्सेप्ट कहाँ से समझ में आया था, उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया था सोलर सिस्टम से, उन्होंने इस चीज़ को अटैच कर दिया। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझ पाए कि जो सोलर सिस्टम में प्लैनेट मूव कर रहे हैं वो प्लैनेट चार्ज पार्टिकल नहीं है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो एक चार्ज पार्टिकल है। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव करेगा तो एनर्जी रेडिएट कर सकता है, ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज उन्होंने क्या, उन्होंने इस चीज को सबसे बड़ी गलती उन्होंने क्या किया कि उस चीज को सोलर सिस्टम से रिलेट कर दिया, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो ये दो ड्रॉबैक इनके थे। तो इस चीज को हटाने के लिए, इस चीज को टेक ओवर करने के लिए हमारे पास एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम है बोहर। इन्होंने 1913 में एक 1913 में क्या किया, अपना एक एक्सपेरिमेंट या कह सकते हैं कि एक्सप्लेन किया कि स्टेबिलिटी कैसे एटम स्टेबल हो सकता है। तो इन्होंने सबसे पहले बात की ऑर्बिट की, एनर्जी लेवल की, इन सारी चीज़ों की। तो देखिए नील बोहर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एट अ फिक्स ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन, पहली चीज़ इन्होंने क्या बोल दिया कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पे कोई झमेला ही नहीं है, ये बीच में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट पे मूव कर रहे हैं, इनके लिए ऑर्बिट फिक्स है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, ठीक है। तो ऑर्बिट फिक्स है, वो फिर को एक दूसरे के ऑर्बिट में वो घुसना ताकाझाकी नहीं करेंगे, ठीक है, उनका घर फिक्स हो गया, वो यहीं पे रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑन अ फिक्स ऑर्बिट, पहली चीज। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ पार्टिकुलर ऑर्बिट, जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस पार्टिकुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है, ऑर्बिट आवर पार्टिकुलर एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस। तो देखिए उनके पास एक पार्टिकुलर एनर्जी लेवल भी होगी। जैसे मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस के पास आ गए तो न्यूक्लियस इन्हें सबसे तेजी से अपनी तरफ खींच पा रहा है। इसका मतलब क्या कि ये न्यूक्लियस की तरफ इजीली अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, मतलब इनकी एनर्जी क्या है, लो है। ये देखिए इनको न्यूक्लियस इजीली अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है यहाँ से इनको, ठीक है। तो इनको यहाँ से देखिए अगर न्यूक्लियस इजीली अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा तो ये चीज़ क्या बता रही है कि इनके पास एनर्जी ज़्यादा है, जिसके कारण न्यूक्लियस इनको इजीली अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। तो इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है इनकी एनर्जी लेवल लो, इनकी एनर्जी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा। तो जो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के पास में होगी उसकी एनर्जी लेवल लो, और जो न्यूक्लियस से दूर होगी, जो ऑर्बिट न्यूक्लियस से जो दूर होती जाएंगी उनकी एनर्जी लेवल उतनी ही बढ़ती जाएगी। हम मानेंगे कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी क्या है, हाई है, और जो ऑर्बिट के, जो न्यूक्लियस के पास वाले ऑर्बिट होंगे उनके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लो मानी जाएगी, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी। और दूसरी चीज़ क्या बोला कि भैया इस बार जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन अराउंड न्यूक्लियस। उन्होंने कंडीशन दे रखा है, कंडीशन ये है कि द इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी इवन थॉट। फिर भी अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन कर भी रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड तो भी वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। उन्होंने डायरेक्टली ये बात बोल दिया
कि वो कोई एनर्जी रेडिएट करेंगे ही नहीं। अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे हैं तो भी, हाँ वो चार्ज पार्टिकल हैं, हम मानते हैं। उन्होंने बोला कि हाँ इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, हमने मान लिया। वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, हमने ये भी मान लिया। वो न्यूक्लियस के राउंड घूम रहे हैं, हमने ये भी मान लिया। सर्कुलर मोशन का मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है, हमने ये भी मान लिया। लेकिन हम ये नहीं मानेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने उस प्रिंसिपल को क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो फिजिक्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने उसको ही क्या कह दिया, उन्होंने ठुकरा दिया, कहा हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं, सीधे डायरेक्ट। ठीक है, तो इस कारण से स्टेबल ये स्ट्रक्चर को क्या करा दिया, स्टेबल करार दे दिया। ठीक है, इसके बाद गाइज यहाँ तक ठीक है। अगले टॉपिक में या अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम। इस आधार पे उन्होंने अपने मॉडल को कैसे स्टेटिफाई किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। ठीक है, इससे पहले हम कुछ चीज़ें देख लें, ऑब्जर्व कर लेते हैं कि क्या सारी चीज़ें हैं, इन लोगों ने क्या क्या बताने की कोशिश की है। देखिए गाइज, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये हमारे पास हाइड्रोजन और ये हीलियम, ये दो हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन के पास हमको एक इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियस है ये इसका, हाइड्रोजन का क्या है, ये न्यूक्लियस है, और ये क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस है। ये इसके इलेक्ट्रॉन है जो कि ऑर्बिट पे क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ये ऑर्बिट है जिस पे क्या कर रहे हैं, ये रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके न्यूक्लियस की अगर बात करें तो इसके न्यूक्लियस में हमको 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन दिख रहे हैं। ठीक है, और इसके सराउंडिंग में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये हाइड्रोजन और ये हीलियम। हाइड्रोजन के पास देखिए एक केवल प्रोटॉन है, और ये क्या है, केवल एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर से क्लियर हो गया होगा कि जो रदरफोर्ड मॉडल था वो किस तरह से था। ठीक है, ये रदरफोर्ड मॉडल ही है हाइड्रोजन के लिए। तो रदरफोर्ड मॉडल ने देखिए क्या बताया कि एक ऑर्बिट पे एक ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। जैसे देखिए इन्होंने एक ऑर्बिट पे एक ही इलेक्ट्रॉन को घुमा रखा है। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड मॉडल है। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये क्या देखिए यहाँ पे लिखा है, न्यूक्लियस इट इज स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम, इट इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ एंड कैरीज ऑलमोस्ट द इंटायर मास ऑफ द एटम। इट इज डायमीटर जो ऑर्डर 10 to the power 12 14 to 10 to the power 16 मीटर। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज द नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की बात करता है अगर, तो दिस इज इम्प्टी पार्ट ऑफ द एटम। इन दिस पार्ट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व एट वेरी हाई स्पीड। द इलेक्ट्रॉन आर separated from the nucleus by large empty space at nuclear part of the atom responsible for the mass of the atom. The extra nuclear part is responsible for its volume. तो ये खाली है तो वॉल्यूम के लिए इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड मॉडल ये है। ठीक है, तो गाइज आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगेन इसके बाद हम लोग देखेंगे बोहर्स मॉडल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है। और इसके बाद हम लोग बोहर्स मॉडल के बाद देखेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में। तो तब तक के लिए गाइज बाय बाय। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पढ़ाई करते रहिए। और अब जैसे ही अगला वीडियो आए हम आपको लिंक दे देंगे और आप फटाफट से सारे वीडियोज़ देखते रहिए। तब तक के लिए गाइज जय हिंद, जय भारत।